नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पे बेस्ड होगा। जितने भी सार बात है इन तीनों मतलब चरणों में, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक में, वो सभी बातें हम लोग देखेंगे जो फैक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरी जो कोचिंग है निखार कोचिंग सेंटर के नाम से है। ये दिल्ली आश्रम में संचालित की जाती है। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8827620400। चलिए देखते हैं। तो इसमें तो सिंघन, फर्स्ट पॉइंट लिखा है, सिंघनपुर की गुफा पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। ठीक है, पढ़ चुके हैं पूर्व पाषाण काल, हम लोग प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है ना, तो सिंघनपुर गुफा, ये जो सिंघनपुर की गुफा है पूर्व पाषाणकालीन स्थल है, पढ़ चुके हैं। इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका गुफा कहा जाता है, याद रखेंगे। और एक्चुअल में जो भीमबेटका गुफा है ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा जो है, दोनों सिमिलर है ऐसे बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं। कबरा पहाड़, सर्वाधिक छत्तीसगढ़ में जो शैल चित्र प्राप्त हुई है, कौन से पहाड़ या कौन सी गुफा से हुई है? तो कबरा पहाड़ से। सबसे प्राचीन बोला जाए, सबसे प्राचीन गुफा या सबसे प्राचीन जो शैल चित्र किसी गुफा से या पहाड़ से प्राप्त हुई है, वो कौन सी गुफा है? सिंघनपुर है। ठीक, इतना याद रखना है। और दोनों रायगढ़ जिला में स्थित है। कौन दोनों? सिंघनपुर और कबरा पहाड़। उसके बाद देखते हैं, सरगुजा के सीता बेंगरा की खोज किसने की है? याद रखिएगा, कर्नल आउसले ने की है। जो सीता बेंगरा की गुफा है सरगुजा में, है ना, रामगढ़ की पहाड़ी में, उसकी खोज किसने की है? कर्नल आउसले ने की है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1848 में, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है वाकाटक नरेश, सब पढ़ चुके हैं हम लोग। वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय, है ना, प्रवर सेन द्वितीय के समय कालिदास ने, इनके समय कालिदास आए थे और रामगढ़ की पहाड़ी में इन्होंने कौन सी रचना की है? अपनी मेघदूत की रचना की है, जो संस्कृत भाषा में है। ठीक है, ये याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आता है कि कालिदास किसके दरबार में आए थे या किसका शासन चल रहा था तब छत्तीसगढ़ आए थे और कहाँ रुके थे? तो किसका शासन चल रहा था? वाकाटक वंश के शासक प्रवर सेन द्वितीय का शासनकाल चल रहा था छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में। ठीक है, और ये जो है रामगढ़ की पहाड़ी जो सरगुजा में है, वहाँ इन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है, मेघदूतम की। उसके बाद देखते हैं, समुद्रगुप्त ने आक्रमण के समय दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन तथा महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को हराया था। हम लोग पढ़ चुके हैं, महेंद्र सेन वाकाटक वंश के थे और व्याघ्रराज नल वंश के थे। ठीक है, गलत नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आता है, दक्षिण कौशल के किस राजा को हराया है? महेंद्र सेन को व्याघ्रराज है। तो बताइए, दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन थे और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज थे। चलिए आगे देखते हैं। राजर्षि तुल्य कुल वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था, याद रखेंगे। ये सिर्फ सीमित क्षेत्र में फैला हुआ था, सिर्फ छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वंश? राजर्षि तुल्य कुल वंश छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थानीय राजवंश था। उसके बाद है, राजर्षि तुल्य कुल वंश के शासकों की जानकारी भीमसेन द्वितीय के आरंग ताम्रपत्र से मिलता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आरंग ताम्रपत्र हम लोग पढ़े हैं ना, सूरदैत, विभीषण, ठीक, ये सब है। तो ये राजर्षि तुल्यकुल वंश के थे। ठीक, इनकी राजधानी क्या थी? तो आरंग थी। और इनके बारे में जानकारी, मतलब राजर्षि तुल्यकुल वंश के बारे में जानकारी हमको कौन से ताम्रपत्र से प्राप्त होती है? तो आरंग एक क्षेत्र है जिनको रायपुर में स्थित है, जिन्हें मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, वहीं स्थित है। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग, नलवंशी शासक विलास तुंग राजिम के राजीव लोचन मंदिर कौन से शैली में है? देख लीजिए, पंचायतन शैली में। आप सभी जानते हैं कि शैली कौन कौन सी होती है? एक नागर शैली होती है, द्रविड़ शैली होती है, और एक कौन सी शैली होती है? बेसर शैली होती है। ठीक, उसी प्रकार एक पंचायतन शैली भी है। जैसे उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है ना, यूपी साइड के, वो कौन सी शैली में रहते हैं? तो नागर शैली में रहते हैं। और दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो कौन सी शैली में बने रहते हैं? वो द्रविड़ शैली में। और जो मध्य भारत है उसमें लगभग बेसर शैली या पंचायतन शैली से मंदिर निर्मित होते हैं। अब ये शैली क्या है इसके बारे में बताना चाहूँगा। शैली मतलब जो मंदिर का डिज़ाइन होता है वो अलग अलग है। किसी मंदिर में गुंबद होता है ऊपर सा, किसी में बरामदा होता है ना, किसी में गेट जो बाउंड्री किया हुआ रहता है। अगर उस टाइप से नहीं समझ रहे हैं तो मान लो हम लोग घर देखते हैं, ठीक है ना, भारत के घर, है ना, समतल रहता है, ऊपर छत जो है, और आप लोग अमेरिकन जो घर देखेंगे वो स्लोप में रहता है। ठीक है, तो अंतर रहता है। तो इसी प्रकार मंदिर निर्माण की शैली रहती है, डिज़ाइन में, आकार, उसका मतलब आकार नहीं, उसका शेप। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। देखिए, विलास तुंग ने क्या किया है? राजिम के राजीव लोचन मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है विलास तुंग का राजिम अभिलेख
छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है दोस्तों, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो राजिम जो जगह है गरियाबंद में स्थित है, वहाँ एक शिलालेख, शिलालेख का मतलब क्या होता है? शिल मतलब पत्थर, पत्थर में एक लेख प्राप्त हुआ है, इसी से हमको जानकारी प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का। उसके बाद है शरभपुरी शासकों के द्वारा ताला गांव कहाँ स्थित है? बिलासपुर में स्थित है। यहाँ देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। शरभपुरी शासकों द्वारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरभपुरी शासकों द्वारा। उसके बाद है सिरपुर के पांडु वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? हम लोग पढ़ चुके हैं, इंद्रबल, ठीक है ना, याद रखिएगा इंद्रबल को। पांडुवंशी शासक तिवरदेव का काल छत्तीसगढ़ में उत्कर्ष काल कहा जाता है, जिन्होंने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, ठीक है, हम लोग पढ़ चुके हैं। और छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को, ठीक है। उसके बाद है, देखिए लिखा भी हुआ है, महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल छत्तीसगढ़ का स्वर्ण काल माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय कौन आया था? प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री वेनसोंग आया था 639 में, और इनके समय बहुत बौद्ध विहार, अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ है, अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए हैं, याद रखेंगे, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान। और ये कौन से वंश के थे? तो सिरपुर के पांडु वंश के शासक थे। उसके बाद देखते हैं, चलिए लिखा ही हुआ है, महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता रानी वाष्टा देवी द्वारा सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया है, पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। महाशिवगुप्त बालार्जुन की माता रानी वाष्टा देवी द्वारा सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाल ईंटों से निर्मित है, याद रखना है इसको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और महाशिवगुप्त को बालार्जुन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बचपन से ही किसमें? धनुष विद्या में पारंगत थे, इसलिए बाल अर्जुन बोला जाता है, छोटा अर्जुन बोला जाता है। उसके बाद है लक्ष्मण मंदिर की प्रशस्ति रचना, जो लक्ष्मण मंदिर है उसकी रचना किसने की है? तो कवि ईशान देव द्वारा की गई है, याद रखेंगे, कवि ईशान द्वारा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अहिराज, अहिराज को कवर्धा के फणी नाग वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि फणी नाग वंश किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में शासन किए हैं? तो कौन से क्षेत्र में शासन किए हैं? कवर्धा या कबीरधाम में, ठीक है। कवर्धा जिला कब बना है? आप लोग के लिए क्वेश्चन है ये, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। उसके बाद है फणी नागवंशी शासक गोपाल देव के समय 1089 में भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। फणी नागवंशी शासक गोपाल देव ने कौन से मंदिर का निर्माण कराया है? कवर्धा में स्थित है भोरम देव मंदिर का निर्माण कराया है 1089 में, ठीक है ना। उसके बाद जो फणी नागवंश के शासक थे रामचंद्र देव, इन्होंने क्या कराया है? 1349 में कवर्धा में मड़वा महल का निर्माण कराया था दोस्तों, याद रखिएगा, मड़वा महल, ठीक है ना, मतलब शादी हुई थी एक रानी की यहीं, मड़वा महल, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक कौन थे बताइए? नृपति भूषण थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है धारावर्ष के सेनापति, सब छिंदक नागवंशी के बारे में बात हो रही है। धारावर्ष के सेनापति चंद्रादित्य द्वारा बारसूर कहाँ है? दंतेवाड़ा में स्थित है। बारसूर में सरोवर तथा शिव मंदिर का निर्माण भी कराया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धारावर्ष के सेनापति थे कौन? चंद्रादित्य द्वारा बारसूर में सरोवर तथा शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। उसके बाद है नागवंशी शासक, छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव प्रथम को कलचुरी शासक जाजल देव प्रथम ने पराजित किया था, हम लोग पढ़ चुके हैं जी। जाजल देव ने सोमेश्वर देव, ठीक है, के पूरे परिवार को बंदी बना लिया था। फिर सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर क्या करते हैं? छोड़ देते हैं उन लोग को, जाजल देव ने सोमेश्वर देव को छोड़ दिया। उसके बाद है सोमेश्वर देव की पत्नी कौन रहती है? गंग महादेवी, याद रखिएगा, गंग महादेवी ने बारसूर में बत्तीसा मंदिर का निर्माण भी कराया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, बत्तीसा मंदिर एक बार आप लोग देख लेंगे, इसमें चंद्रादित्य भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है कलचुरी वंश, देखते हैं, कलचुरी वंश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए तो कलचुरी वंश को देखते हैं। राजधानी, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले कौन थे? तो कलचुरी ही थे दोस्तों, याद रखेंगे। और कलचुरी वंश को और किस नाम से जाना जाता है? है वंश के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका डिटेल वीडियो बना चुका हूं मैं। चलिए एक बार देखते हैं, राजधानी क्या थी इसकी? तुम्बाड़ थी। तुम्बाड़ राजधानी किसने बनाई थी? तो कलिंग राज ने बनाई थी। उसके बाद इसकी राजधानी चेंज हुई रतनपुर। रतनपुर की शहर की स्थापना किसने की है? तो रत्नदेव प्रथम ने की है। फिर रत्नदेव ने अपनी राजधानी तुम्बाड़ से रतनपुर स्थानांतरित कर ली। उसके बाद थर्ड राजधानी क्या थी? छुरी कोस गई थी। जो छुरी कोस गई, रतनपुर से राजधानी कौन ट्रांसफर किया?
रतनपुर से छुड़ी खोज गई राजधानी, तो बहारेंद्र शाह पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने 1050 में रतनपुर नगर की स्थापना की और महामाया मंदिर का भी निर्माण कराया। और तोमाण में कौन सा मंदिर का निर्माण कराया है? बंकेश्वर शिव मंदिर का निर्माण, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग पृथ्वीदेव प्रथम देखते हैं। तो पृथ्वीदेव प्रथम की उपाधि क्या थी? सकल कौशलाधिपति की थी। ठीक है ना, और इनका ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? रायपुर और अमोदा से। ठीक है ना, इन्होंने रतनपुर में विशाल तालाब का निर्माण कराया है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा तालाब का? विशाल तालाब का निर्माण कराया है। और चित्तौड़गढ़ की किला का भी निर्माण कराया है पृथ्वीदेव प्रथम ने, इतना याद रखना है। उसके बाद जाजलदेव। जाजलदेव हम लोग क्या पढ़े हैं? जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित किया है, शिंदक नागवंशी जो शासक थे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा। आप लोग अगर छात्रावास अधीक्षक के लिए भी है, जो भी एग्जाम के लिए अगर छत्तीसगढ़ नहीं पढ़े हैं, इसी बस को पढ़ के जाएंगे तो आपका डेफिनेटली कम से कम 50% तो बन ही जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। तो जाजलदेव प्रथम, इन्होंने पाली शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। तो सबसे पहले ये है कि पाली का शिव मंदिर जो कोरबा में स्थित है, पाली जगह, उसका निर्माण किसने कराया था? तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य ने कराया था। और जाजलदेव ने क्या किया है? इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। और ये जीर्वोल लिखा है, एक्चुअल में क्या है? जीर्णोद्धार है। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है? इसको रेनोवेशन कराना या मरम्मत कराना। ठीक, कोई भवन मान लो बना दिया है, उनका नाम कहलाएगा। बनाया किसने है? वो जो भी बनाया होगा पहली बार भवन को तैयार किया वो आ रहा है। लेकिन भवन के ऊपर और कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, उसको तोड़ फोड़ करके और कुछ नया डिजाइन बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है? जीर्णोद्धार कहलाता है। ठीक है, और जाजलदेव प्रथम ने जाजलपुर नगर की स्थापना भी की है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं वर्तमान में? जांजगीर चांपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जाजलपुर नगर में इन्होंने नक्टा विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया है, पढ़ चुके हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट करते जाइए, साथ में नोट करते चलिए आप लोग। उसके बाद है रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय में देखेंगे हम लोग, तो इनके समय अनंत ओडिशा के गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोड़गंग का आक्रमण होता है। इन्हीं के समय त्रिपुरी के नरेश गयाकर्ण का भी आक्रमण होता है, जिनको विफल कर देते हैं ये। और एक हम लोग पढ़े हैं खिज्जिंग, है खिज्जिंग के भंज भंज शासक, जिसकी राजधानी खिज्जी थी, है ना, खिज्जिंग थी। उनके एक शासक थे हरबाहु, को पराजित किया। और इन्होंने गोड़ राजा, बंगाल के गोड़ राजाओं को भी पराजित किया। और इनको 36 विधाओं का ज्ञाता कहा जाता है। पढ़ चुके हैं हम लोग रत्नदेव द्वितीय के बारे में। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे विद्वान, कला, सांस्कृतिक खेल को महत्व दिया है और आश्रय भी दिया है विद्वानों को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पृथ्वीदेव द्वितीय। पृथ्वीदेव द्वितीय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने राजीव लोचन मंदिर, अभी हम लोग पढ़े हैं, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो नलवंशी शासक बिलास तुंग ने कराया है। लेकिन जीर्णोद्धार किसने कराया है? तो पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे, क्या था? जगतपाल नाम था उनका। इन्होंने राजिम स्थित राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया है। और यहाँ गज किला है ना, याद रखिए, गज किला व खड़ग तालाब की स्थापना की है। कहाँ? रतनपुर में, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजीव लोचन मंदिर कहाँ है? तो ये राजिम में स्थित है। चलिए उसके बाद देखते हैं जाजलदेव सेकंड के बारे में। तो जाजलदेव द्वितीय ने चंद्रचूड़ मंदिर का निर्माण कराया है। कहाँ स्थित है ये? शिवरी नारायण में स्थित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पातालेश्वर मंदिर का भी निर्माण कराया है मल्हार में। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग देखते हैं कल्याण साय। कल्याण साय देखिए, जमाबंदी प्रणाली गढ़ व्यवस्था के सूत्रधार है। ठीक, और ये जहांगीर के दरबार या अकबर के दरबार में हम लोग पढ़े हैं। इससे पहले हम लोग बहारेंद्र शाह भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने राजधानी कहाँ बनाई थी? छुरी खोजगई बनाई थी। और कोरबा में छुरी खोजगई स्थान पे मंदिर ही बनाई है। ठीक है, और इन्होंने ही, बहारेंद्र शाह ने ही क्या बनाया था? सोना खान जमींदार बनाया था। ठीक है, जिनको बिसाऊ ठाकुर को इन्होंने क्या दे दिया था कि जमींदारी उनको सौंप दी थी सैन्य सहायता के बदले। फिर वही जमींदार से कौन बने हैं? शहीद वीरनारायण सिंह सोना खान के जमींदार थे। और सोना खान जमींदारी क्षेत्र कहाँ है? बलौदाबाजार जगह में स्थित है, वहाँ वो जिले में। उसके बाद बात करते हैं हम लोग राज सिंह। राज सिंह के दरबारी कवि कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट है गोपाल मिश्र, जिनका वीडियो मैं आज बना दिया हूँ दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गोपाल मिश्र थे। गोपाल मिश्र की रचना कौन कौन सी है? खूब तमाशा, मैट्रिक क्या बताया हूँ। ठीक है, जय राम सुखू। जय से क्या है? जैमिनी अश्वघोष। राम से राम प्रताप। सु से सुदामाचरित। और खू से खूब तमाशा। ठीक है, याद रहना चाहिए। और इन्होंने, राज सिंह ने क्या किया है? बादल महल और हवा महल का निर्माण किया है रतनपुर में। ठीक है, उसके बाद हम लोग रघुनाथ सिंह पढ़े हैं। तो रघुनाथ सिंह शासक कब बने हैं? बताइए कब बने हैं? 1732 से लेकर 45 तक ये शासक रहे।
इन्हीं के टाइम सन 1741 में किनका आक्रमण होता है? मराठा के भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत, जो ओडिशा अभियान साइड रहते हैं, ठीक है ना, वापसी में क्या आक्रमण कर देते हैं और रघुनाथ सिंह समर्पण कर देते हैं। सरेंडर क्यों करते हैं? क्योंकि रघुनाथ सिंह के उसी टाइम, है ना, रघुनाथ सिंह के बेटे की मृत्यु हुई रहती है और रघुनाथ सिंह की इच्छा बिल्कुल रहती है लड़ाई करने। रघुनाथ सिंह सोचते हैं मैं किसके लिए लड़ाई करूं, मेरा बेटा तो गुजर गया करके, ठीक है। तो इन्होंने सरेंडर कर देते हैं, रघुनाथ सिंह ने सरेंडर कर दिया। फिर मराठों ने कुछ समय इनको शासन करने के लिए दिया अपने अंडर में रखकर। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर मोहन सिंह को बनाया जाता है वहाँ का शासक। जो मोहन सिंह ही, याद रखेंगे, वही षड्यंत्र रचा था आक्रमण करने के लिए मराठों का कलचुरी वंश के रघुनाथ सिंह पर, ठीक है। उसके बाद है हम लोग देखे हैं रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? रायपुर शाखा, है ना। जब अंधकार युग चल रहा था उस टाइम, अंधकार युग जो चल रहा था उसमें हम लोग पढ़े राजा वीर सिंह देव। राजा वीर सिंह देव के टाइम दो भागों में डिवाइड हो जाता है कलचुरियों का, छत्तीसगढ़ की कलचुरियों का, एक रतनपुर शाखा और एक रायपुर शाखा। रतनपुर शाखा के संस्थापक कौन है? तो कलिंगराज है। और रायपुर जो शाखा है उसके संस्थापक कौन है? रामचंद्र देव थे, याद रखेंगे, ठीक है। 1409 में रायपुर शहर की इन्होंने स्थापना की है, ठीक, याद रखिएगा। और अमर सिंह रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक हैं, ठीक है। इन्हीं में हम लोग एक पढ़े, इनके बेटे कौन है? ब्रह्मदेव है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ब्रह्मदेव ने अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफ़र की? रायपुर ट्रांसफ़र की, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ब्रह्मदेव के समय ही एक मोची रहता है, देवपाल नाम का मोची रहता है। किस नाम से? देवपाल नाम का मोची रहता है, जिन्होंने खल्लारी में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया है। और एक शासक हम लोग पढ़ेंगे जैत सिंह देव। इन्होंने, आप सभी जानते हैं दूधाधारी मठ कहाँ स्थित है? तो यह रायपुर में स्थित है। कौन सा मठ? दूधाधारी मठ। और दूधाधारी मठ का निर्माण किसने कराया है? बलभद्र दास ने कराया था। किसका शासन चल रहा था? राजा जैत सिंह का टाइम। आप लोग डिटेल में पूरा पढ़ा भी चुका हूँ मैं, ठीक है, आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो रायपुर कलचुरी के अंतिम शासक कौन थे? अमर सिंह थे, 1750 तक ही रहे। उसके बाद बात करते हैं बस्तर काकतीय वंश। चलिए, ये जो है हमारा वीडियो है पूरा हम लोग देखिए दोस्तों, रिवाइज ही करेंगे। और इस डेफिनेटली क्वेश्चन इसी से ही आने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये जो मैं सीरीज डालूंगा, ठीक है ना, ये PDF वाला, तो उसको अच्छे से देखिएगा। बाकी आप लोग इतिहास नहीं पढ़ते हैं परीक्षा के टाइम तो भी इसको, इसी बस को पढ़ के जाएंगे तो बन जाएगा आपका, ठीक है। तो लगभग 16 मिनट का टाइम हो गया है, ज़्यादा लंबा बनाता हूँ तो आप लोग वीडियो को देखते ही नहीं हैं, ठीक है, बोर हो जाते हैं। इसलिए अभी वीडियो को ब्रेक कर रहा हूँ यहीं पर। इसका बहुत जल्द सेकेंड पार्ट भी लाऊँगा मैं, ठीक है। थैंक यू।